हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग भारत में यूरोपीय वाणिज्य का आगमन पढ़ेंगे, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस है। तो आज हम लोग इसी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां भारत में आईं और कब कब आईं, उनकी क्या क्या विशेषताएँ रही हैं, तो उन्हीं के बारे में जानकारी लेंगे। तो पहले उनका क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई, जो कि 1448 में आई और 1961-62 में यहाँ से गई। दूसरे पे डच आई, जो कि 1605 में आई और 1759 में यहाँ से गई। और तीसरे पे अंग्रेज़ आई, जो कि 1600 में आई और 1947 में यहाँ से गई। उसके बाद डेनी आए, जो कि 1620 में आई और 1845 में गई। और फ्रांसीसी, जो कि 1664 में आए और 1954 में चले गए। तो हम लोग पुर्तगालियों के साम्राज्य के आरंभिक विकास को देखते हैं। तो इसमें 1498 से 1505 तक पहले देख लेते हैं। तो इसमें पहले वास्को डी गामा भारत आया, जो कि 1498 में। फिर उसके बाद कैब्रल 1500 में आता है। फिर वास्को डी गामा दोबारा 1502 में आता है और तीसरी बार 1524 ईस्वी में आता है। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री, जो कि 1503 में कोचीन में स्थापित हुई। तो इसके बारे में पूरा हम जानकारी देख लेते हैं। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था, जो 28 जुलाई 1497 को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन छोड़ता है। इस रूप में उसके साथ 170 लोग बेड़े से आते हैं और वह 10 महीने के बाद भारत के केरल के जमोरिन के कोझीकट या कालीकट तट पर पहुंचता है। इसको रास्ता दिखाने का काम अब्दुल मानिक या कांजी आलम ने किया था। वास्को डी गामा 4 बेड़ों से, यहाँ पर 4 जहाज़ के बेड़ों से भारत आया था, जिसमें गैब्रियल, राफेल, बैटिया और चौथे का नामकरण नहीं कराया गया था। अब इसको देख लेते हैं कि वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते से जो खोजा गया था बर्थोलियाड द्वारा, उसी रास्ते से भारत आया था। अब पुर्तगालियों का साम्राज्यवादी विकास चरण देख लेते हैं। तो इसमें अल्मीडा, जो कि 1505 से 1509 तक रहता है। तो अल्मीडा तथा साम्राज्यवादी विकास देख लेते हैं। तो पुर्तगालियों द्वारा व्यापार के विकास के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति की परंपरा शुरू की गई। पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा के द्वारा हिंद महासागर पर एकाधिकार के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया गया। स्थानीय व्यापारियों का एकाधिकार, पुर्तगालियों के आने से पहले भारत तथा शेष विश्व पे अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। पुर्तगालियों का अधिकार अल्मीडा के साथ ही हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का अधिकार हुआ, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। पुर्तगाली साम्राज्य तथा अल्बुकर्क की नीति, तो पुर्तगाली साम्राज्य में दूसरा गवर्नर हुआ अल्बुकर्क, जो कि युद्ध नीति अपनाता है, जिसमें उसने 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा जीत लिया और इसी के साथ 1511 में मलक्का तथा 1515 में हारमुज बंदरगाह पर विजय की। इसी में सामाजिक नीति में उसने स्थानीय स्तर पर महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई। पुर्तगालियों का अगला गवर्नर नानू दी कुन्ना आया, जो कि सत्ता को परिवर्तित किया और कोचीन से गोवा को राजधानी बनाया। और उसने पूर्वी की तरफ बंगाल में फैक्ट्री स्थापित की और मद्रास में फैक्ट्री की स्थापना की। मतलब यह पूर्वी दिशा में अधिक बढ़ा। फिर उसके बाद जुआ डी कोस्टा आता है, जो कि पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों की विजय करता है, जिसमें चौल, बसीन, सालसेट, जिसमें चौल की विजय 1531 में, बसीन की 1536 में और सालसेट की विजय 1536 में करता है। परंतु धीरे धीरे इस सत्ता का अंत हो गया और स्वतंत्रता के बाद भी पुर्तगाली कुछ सीमित क्षेत्रों तक बने रहे। इसी समय पुर्तगालियों के द्वारा कर प्रणाली की एक व्यवस्था का विकास किया गया, जिसे कार्तेज प्रणाली कहा गया। अब भारत में डचों का विकास देख लेते हैं। तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो कि जिसकी पहली फैक्ट्री मसूलीपत्तनम में 1605 ईस्वी में बनी। उसके बाद निजामपत्तनम, देवपत्तनम, यहाँ पर भी इसकी फैक्ट्रियों की स्थापना हुई और इसी के परिणाम स्वरूप पुलिकट में भी फैक्ट्री की इसकी स्थापना हुई, जिसे पूरी तरह सुरक्षित किया गया। भारत में डचों की किलेबंदी की प्रथम उदाहरण यही पुलिकट की ही फैक्ट्री है। इसके बाद इनका मुख्यालय परिवर्तन हुआ और डच पूर्वी तथा भारत में विस्तार के रूप में आगे बढ़े और कासिम बाजार, बालासोर, पीपली, चिंसूरा जो कि धागा उत्पादन की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी उस समय। फिर इसके बाद डच
मुख्य रूप से इंडोनेशिया को अपना केंद्र के रूप में देखने लगे और बेदरा के युद्ध से 1759 में भारत से इनके निकास की प्रक्रिया शुरू हो गई और ये लगभग बेदरा के युद्ध के बाद बाहर चले गए। यह बेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज सफल हुए थे और डच इंडोनेशिया की तरफ चले गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 में स्थापना हुई, जिसमें महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम द्वारा अनुमोदित चार्टर के माध्यम से इस कंपनी की स्थापना जॉन कंपनी के नाम से की गई। उसे दी गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भूभाग के बदले व्यापार था और यह धीरे धीरे निजी कंपनी के रूप में काम करने लगी। इसका व्यापारिक चरण 1608 से 1618 ईस्वी को हम देख लेते हैं। तो इसमें जेम्स प्रथम को राजदूत बनाकर कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिलने आगरा के दरबार में आता है और वह फारसी भाषा में उससे बात करता है, लेकिन उसे 400 का मनसब और खान की उपाधि देकर संतुष्ट कर दिया गया। इसके बाद थॉमस रो आता है, जो कि व्यापारिक अनुमति लेने के लिए एक बार पुनः प्रयास करता है। तो इस समय सवाली का युद्ध हुआ था, जो कि अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच। तो पुर्तगालियों की सत्ता कमज़ोर होने के कारण थॉमस रो को जहांगीर द्वारा व्यापारिक अनुमति मिल गई। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की रणनीति में परिवर्तन हुआ और उसने गोलकुंडा को 1632 ईस्वी में और मद्रास को 1639 ईस्वी में और बंगाल में उसने 1697 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित की और 1700 में कलकत्ता प्रेसिडेंसी बनी। इसके साथ ही अंग्रेज़ों को 1632 में गोलकुंडा से सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ, जिससे उन्हें व्यापारिक छूट दी गई और इससे उन्हें अधिक लाभ होने के कारण इसे स्वर्णिम फरमान कहा गया। और गोलकुंडा में ही अंग्रेज़ों ने एक किले का निर्माण किया, जिसका नाम जॉर्ज वाइट टाउन का नाम सेंट जॉर्ज फोर्ट या वाइट हाउस रखा गया। अब मद्रास तथा अंग्रेज 1639 में अंग्रेजी सेनापति फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की। उसके द्वारा विजयनगर क्षेत्र के चंद्रगिरी क्षेत्र के सामंत दामोदर वेलंकटप्पा से भूमि प्राप्त करके मद्रास की स्थापना की गई। इसके साथ ही अंग्रेज़ों को 1661 में बम्बई दहेज में मिली, जो कि चार्ल्स और ब्रोगेंजा के विवाह के परिणाम स्वरूप उन्हें दहेज में मिली थी। अगला है बंगाल तथा अंग्रेज। तो हुगली में 1651 में अंग्रेज़ों की कंपनी स्थापित हुई और कोलकाता की स्थापना 1697 ईस्वी में और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1700 में हुई और चार्ल्स आयर को यहाँ का मुख्य बनाया गया। अब इसी क्रम में कोलकाता की स्थापना हुई, जिसमें सूतानाती, गोविंदपुर और कॉलीकट ये तीनों जगहों को मिलाकर इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना में जाप चारनाक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो इस प्रकार इसका पहला अध्यक्ष चार्ल्स आयर को बनाया जाता है। अंग्रेज़ों को मुक्त फरमान, जो कि फारूखियत द्वारा दिया गया, वह भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसे कंपनी का रिचर्ड टेम्पल ने इसको कंपनी के इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा है। अब इसके बाद फ्रांसीसियों का देख लेते हैं। तो 1664 में फ्रांस के राजा लुई 14वें के शासनकाल में उसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई और इनकी भी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में स्थापित की गई। इसमें मुख्य योगदान फ्रांसिस केरो का था। इसकी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई, जिसमें मुख्य योगदान मैकबरा का था। और इस प्रकार 1690 में फ्रांसीसी कंपनियों द्वारा चंद्रनगर के स्थापना एक फैक्ट्री की स्थापना की गई। यहाँ फोर्ट आलियंस की स्थापना की गई और 1701 में प्राचीन पांडिचेरी को सभी बस्तियों का मुख्यालय बना दिया गया। 1731 में डुप्ले को चंद्रनगर का प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया, जिसने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की। अब अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों की रणनीति में परिवर्तन देख लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ उससे कर्नाटक युद्ध की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है। तो अब हम लोग कर्नाटक युद्ध को देख लेते हैं। कर्नाटक युद्ध में 3 चरण हुए। तो पहले चरण में 1746 से 48 तक इसका वास्तविक कारण ऑस्ट्रिया का गृह युद्ध था, जिसका तात्कालिक कारण एक अंग्रेज सेनापति द्वारा फ्रांस के युद्धपोतों पर अधिकार करना था। इसी में मद्रास विवाद को लेकर विवाद हुआ और मॉरिशस के गवर्नर के संधि के माध्यम से मद्रास अंग्रेजों को दे दिया गया। इसी समय सेंट टोमे का युद्ध हुआ, जो कि चेन्नई के पास माइलापार में 15 सितंबर 1748 में हुआ। इसमें पुनः अंग्रेज़ों को ही इसका मद्रास का अधिकार दिया गया। और दूसरा चरण
दूसरा चरण दक्कन की समस्या, जो कि मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच की समस्या थी, उसी को कर्नाटक युद्ध का मुख्य माना जाता है, जिसमें चंदा साहेब और अलवरुद्दीन अंग्रेज़ों का जो साथ दिया। और इसी में तीसरे चरण को देख लेते हैं, तो इसमें बंडीवास का युद्ध महत्वपूर्ण रहा है, जो कि पौंडीचेरी का एक स्थान है। इसमें अंग्रेज सेनापति आयरकूट रहता है और फ्रांसीसी सेनापति काउंट लाली रहता है। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज़ों को विजय हुई और पेरिस की संधि के माध्यम से युद्ध समाप्त हुआ, जो कि 1763 ईस्वी में हुआ। और पांडिचेरी को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को फ्रांसीसियों को अंग्रेज़ों को देने पड़े। इस युद्ध में भारत को अंग्रेज़ों को अंतिम रूप से स्थापित करने में मदद मिली। अब भारत में डेनमार्क कंपनी का उद्भव देख लेते हैं। तो डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई, जो कि भारत त्रैंकोबार तमिलनाडु में स्थापित हुई। 1676 ईस्वी में सोरामपुर में इसका मुख्य केंद्र बना। अब इन कंपनियों को हम लोग क्या क्या नाम से जाना जाता था, तो उसको देख लेते हैं। इसमें एस्तादो द इंडिया, जो कि पुर्तगीज कंपनी थी। वारिंगदे अस्तो इंडसे कंपनी, जो कि डच कंपनी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अंग्रेज़ों की कंपनी थी। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि डेनमार्क वालों की थी। और कैंपेन देश इंदसे ओरिएंटलेस, यह फ्रांसीसियों की कंपनी थी। इस प्रकार हमने भारत में यूरोपीय वाणिज्य का आगमन को देखा। इसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनी और फ्रांसीसी कंपनियों का किस प्रकार आगमन हुआ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।